टू आवर फ्री स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर में हिस्ट्री के सिलेबस के यूनिट 1 के बारे में। यानी कि जो बीए प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेकंड सेमेस्टर के, उनका जो हिस्ट्री का यूनिट 1 है उसकी हम पूरी इस वीडियो में जानेंगे कि इस यूनिट 1 में क्या क्या दिया गया है। तो पूरी वीडियो को आपको एंड तक देखना है ताकि आप पूरे इस यूनिट को, इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। ये आपका पार्ट 1 है। देर ना करते हुए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने यूनिट चैप्टर नंबर 1 के बारे में। तो सबसे पहले ये देखो आप कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इतिहास में आपका जो 300 से लेकर के 1200 सदी तक के इतिहास था, उसमें साक्ष्यों का सर्वेक्षण क्या क्या रहा है, किस तरीके से हमने इतिहास को जानने की कोशिश की है। यानी कि जब भी हम किसी अपने पुराने समय की बात करते हैं, जब भी हम अपने किसी पुराने समय की बात करते हैं, मान लो आज अभी 2022 चल रहा है, अगर मुझे 1980 का काल जानना है, 1980 में ये जानना है कि वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, कैसे क्या करते होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उस काल के लोगों में, यानी कि उस टाइम पर जो लोग रहते थे उनके द्वारा प्रयोग किए गए चीज़ों के बारे में सर्वेक्षण करूँगी, उसका अध्ययन करूँगी, तभी मुझे पता चल पाएगा कि वहाँ के लोग उस समय में कैसे रहते थे। सेम चीज़ है, साक्ष्यों का सर्वेक्षण का मतलब ही यही होता है कि जब हम इतिहास में कोई चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे इतिहास में क्या क्या चीज़ें चल रही होगी, तो उस समय पर लोगों के द्वारा क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती थी, हम उसका सहारा लेकर के उसका जो है पुनर्निर्माण करते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि साक्ष्यों का सर्वेक्षण क्या है, किन किन सोर्सेज का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देर ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 300 से लेकर के 1200 ईस्वी तक के साक्ष्य के सर्वेक्षण थे क्या क्या, यानी रहे कैसे हैं। तो इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और स्रोतों का साक्ष्य ही होता है। यानी कि इतिहास के पुनर्निर्माण में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो होती है वो साक्ष्यों की होती है, जिनके थ्रू हमें जानकारी मिलती है। साक्ष्यों के द्वारा ही हम इतिहास के बारे में जानकारी जुटा पाते हैं। 19वीं सदी में या फिर 19वीं शताब्दी में साहित्यिक साक्ष्यों के अनुवाद पर अधिक जोर दिया गया। यानी कि 19वीं शताब्दी में इतिहासकार द्वारा अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन पर जोर दिया गया, ताकि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें, विशेषकर किसको लेकर के, साहित्यिक स्रोतों को लेकर। ठीक, इतिहासकार साक्ष्यों के आधार पर अतीत के बारे में अलग अलग तरीकों से व्याख्या करते हैं, परंतु इसके साथ साथ अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, वास्तुकला और इनके क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण विकास हुआ है। यानी कि जितने भी, अब देखिए, जितने भी इतिहासकार होते हैं, जो भी आपके हिस्टोरिकल है, सबकी थिंकिंग अलग होती है, सबके विचार अलग है। तो सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से इतिहास का वर्णन किया है, जिसमें महत्वपूर्ण स्रोत क्या रहे हैं जानकारी के, ये अभिलेख हो गए, आपके सिक्के, मूर्तियाँ, वास्तुकला, इनका बेसिकली जो है यूज़ किया गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इतिहास के पुनर्निर्माण में भागीदार रहे हैं। अब हम इस डायग्राम के थ्रू चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। 300 से लेकर के 1200 सदी तक में साक्ष्यों के सर्वेक्षण को हम देखेंगे। तो 300 से लेकर के 1200 सदी तक में जितने भी साक्ष्यों के सर्वेक्षण है, उसे कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि साक्ष्यों के स्रोत क्या रहे हैं, फिर उसका पुनर्निर्माण कैसे किया गया है, और आखिरकार जो स्रोत मिले हैं उनकी सीमाएँ क्या रही हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो साक्ष्यों के स्रोत की हम बात करते हैं। सबसे पहले 2 स्रोत होते हैं, एक आपका पुरातात्विक स्रोत होता है, दूसरा आपका साहित्यिक स्रोत होता है। पुरातात्विक स्रोत जैसे अभिलेख, सिक्के, पांडुलिपि, प्रशस्ति, ये चीज़ें हो जाती है ना, वास्तुकला की चीज़ें हो जाती है, जो पुरातात्विक स्रोतों के रूप में मानी जाती है। साहित्यिक स्रोत जैसे आपके धार्मिक ग्रंथ, ये चीज़ें हो गई। तो ये 2 कैटेगरी में स्रोतों को बांटा गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोतों को। तो साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, सबसे पहले देखिए, चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने लिखी हुई है। साहित्यिक साक्ष्य से हमें अतीत के बारे में काफ़ी गहन जानकारी मिलती है। ऐसे साहित्य में विभिन्न घटनाओं का विस्तृत वर्णन मिला गया है, यानी काफ़ी डिटेल में चीज़ें हमें बताई गई है। साहित्यिक साक्ष्यों में कालक्रम, लिपि, लेखन शैली, लेखकों का व्यक्तिगत पक्षपात से जुड़ी समस्याएं भी आती है। यानी कि जो लोग किसी भी साहित्य को लिखते हैं, मान लीजिए अगर कोई एक राजा अपने लिए एक प्रशस्ति लिखवा रहा है, अपने लिए वो एक प्रशस्ति लिखवा रहा है किसी से, तो आम बात है कि वो उस प्रशस्ति में अपना ही वर्णन करेगा, ना कि किसी आम जन का। अगर आम जन का कर भी रहा है तो उसमें प्राथमिकता वो अपनी रखेगा।
तो इस तरीके से जो है व्यक्तिगत पक्षपात भी इसमें माना जाता है, एक तरीके से इसकी सीमा है। इसीलिए इतिहास को बेहतर समझने के लिए विभिन्न साहित्यिक साक्ष्यों को अन्य पुरातात्विक साक्ष्य जैसे कि अभिलेख, सिक्के, वास्तुकला से मिलान किया जाता है। यानी कि जो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत है, दोनों को हम मिला के ही किसी भी अंतिम निर्णय में पहुंचते हैं। अब हम थोड़ा साहित्यिक स्रोतों के बारे में डिटेल में जानेंगे। साहित्यिक स्रोतों को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो आपका धार्मिक स्रोत, दूसरा आपका गैर धार्मिक स्रोत, तीसरा आपका विदेशी विवरण। धार्मिक स्रोत कैसे? जो धार्मिक स्रोतों में आपका पुराण, महाभारत, रामायण, भगवत गीता, मनुस्मृति ये आ जाती है। गैर धार्मिक जो आर्यभट्ट और कालिदास द्वारा लिखी गई, यानी कि जो विभिन्न दार्शनिकों द्वारा लिखी गई। विदेशी विवरण यानी कि जो बाहर के कंट्रीज से आए हुए लोग हैं उनके द्वारा लिखा गया विवरण, जैसे अल बिरूनी जो अरब के थे, इब्न बतूता, फाहियान जो चीन के थे। तो इस तरीके से विदेशी विवरण यहाँ पे मौजूद है। अब हम सबसे पहले धार्मिक स्रोतों को डिटेल में पढ़ेंगे। धार्मिक स्रोत: पुराण, महाभारत, रामायण, न्यायसूत्र, कालिका पुराण, मनुस्मृति, महासूत्र, धर्मशास्त्र, ये सब क्या है? ये धार्मिक स्रोत है। धार्मिक साहित्यिक विभिन्न धर्मों से संबंधित होता है। प्राचीन सनातन यानी कि हिंदू, जो सनातन है वो आपका हिंदू शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। प्राचीन सनातन संस्कृत के साहित्य में भारत के गौरवशाही या फिर गौरवशाली इतिहास का वर्णन करते हैं। प्राचीन जैन तथा बौद्ध साहित्य में भी भारत के इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। कहाँ मिली है? बौद्ध और जैन साहित्य में। भारत के तीर्थ, व्रत, तपस्या, उपवास तथा अनेक विधि पुराणों में ही मिलती है। यानी कि पुराणों में काफ़ी चीज़ें बताई गई है कि समाज में किस किस तरीके से लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। भारत के इतिहास में रीति रिवाज, त्योहारों की जानकारी को इसी धार्मिक साहित्य से मिला गया है। यानी कि धार्मिक साहित्य कई चीज़ों का वर्णन करते थे। ये तो था धार्मिक साहित्य। अब हम देखेंगे गैर धार्मिक साहित्य क्या है। कामांडक का नीतिशाह, विख्यात द्वारा देवी चंद्रगुप्त नाटक, लोकगीत, कामसूत्र और शौपादिकरम, ये सब क्या है? ये सब जो है गैर धार्मिक स्रोत है। धार्मिक स्रोत जो लोगों के धर्मों का वर्णन करते हैं, है ना। पर गैर धार्मिक स्रोत वो होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, लेकिन वो समाज के लिए होती है। समाज के बारे में तो बताती है। तो जैसे आपके नाटक होगा, नाटक में कई चीज़ें बताई गई कि समाज में किस तरीके से लोग व्यतीत करते थे। लोकगीत हो गए, गीतों के द्वारा भी लोग बताते थे। तो ये क्या है? गैर धार्मिक स्रोत में आ जाते हैं। गैर धार्मिक साहित्य इतिहास को जानने में काफ़ी मदद करते हैं। गैर धार्मिक साहित्य में कविता, गद्य, नाटक, पांडुलिपि, गीतलोक, गीत आत्मक रचनाएं, कृतियाँ, कथाएं आदि में संकलित रूप से समकालीन समाज की कई पहलुओं से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। आई होप क्लियर होगा कि ऑल ओवर जो है पूरा पैराग्राफ 3 से 4 लाइन पूरी गैर धार्मिक साहित्य को वर्णन कर रहा है कि क्यों गैर धार्मिक साहित्य ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें गैर धार्मिक साहित्य में आती है। आर्यभट्ट से प्रसिद्ध रचनाएं, जैसे आर्यभट्ट ने भी कई रचनाएं लिखी है। आर्यभट्टिया और आर्यभट्ट सिद्धांत। आर्यभट्ट ऐसे पहले खगोलशास्त्री थे जिन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की, यानी कि जो उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में भी वैज्ञानिक रचनाएं की है। गुप्त काल में गैर धार्मिक साहित्य में व्याकरण, शब्द लेखन, काव्यशास्त्र, संगीत, वास्तुकला, चिकित्सा और गणित द्वारा कई रचनाएं शामिल की गई है। गैर धार्मिक साहित्य में महाकाव्यों का कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद किया गया। यानी कि देखो आप कि गैर धार्मिक साहित्य जो एक तरीके से क्षेत्रीय भाषाएं जो होती थी, एक पर्टिकुलर जगह की जो भाषाएं होती थी उनका भी अनुवाद करती थी। तो आपको धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे विदेशी साहित्यों के बारे में। 300 से 1200 एसी यानी कि ईस्वी 300 से 1200 एसी तक यानी ईस्वी तक विदेशी साहित्य में 6ठी शताब्दी में कार्ल मार्च इंडिगोलेस्टिक द्वारा लिखित कृति शामिल है। ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश कर्मकारी थे। ठीक, ये एक ब्रिटिश कर्मकारी थे जिनका नाम था कार्ल मार्च इंडिगोलेटिस्ट। चीनी भिक्षु ने बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके, किन भिक्षुओं ने? चीनी भिक्षु ने। यानी कि यहाँ पर आपको ज़्यादातर लोग आउट ऑफ इंडिया के मिलेंगे, बाहर के देशों के मिलेंगे। ब्रिटिश और लोग हो सकते हैं, अरबी लोग हो सकते हैं, यूनान के हो सकते हैं, चीनी के भी हो सकते हैं, है ना। तो ये जो ब्रिटिश अधिकारी था, इन्होंने कौन सी कृति लिखी थी?
जिसमें एक लिखित कृति लिखी थी जिनमें साहित्य के बारे में बताया गया था कैसे कैसे लोग वहाँ पे रहते हैं। फिर उस चीनी भिक्षुओं ने बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके बौद्ध धर्म की यात्रा का वर्णन किया। जो चीनी भिक्षु थे उन्होंने बौद्ध धर्म की यात्रा का वर्णन किया अपने लेखों में। लेखक फाहियान, ये भी कौन थे? ये भी चीनी भिक्षु थे। लेखक फाहियान, हेनशांग जैसे चीनी यात्रियों ने अपने ग्रंथों का अनुवाद किया। अरब के कुल मसूदी, मोहम्मद रफ़ी और इब्न बतूता आदि लेखकों की वृत्तियों ने भी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से वर्णन किया। तो इस तरीके से विदेशी साहित्य, गैर धार्मिक स्रोत, धार्मिक स्रोत, साहित्यिक के स्रोत जिसमें धार्मिक, गैर धार्मिक, विदेशी स्रोत, सबको हमने डिटेल में